अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से फैटफ कवानीन से मुतालिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल 2020 और इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल 2020, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल 2019 और दहशतगर्दी का तीसरा तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर करवाने में कामयाब हो गई है। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान बाबर अवान की जानिब से इस्लामाबाद वक्फ अमलाक बिल 2020 की तहरीक पेश की गई, जिसे स्पीकर ने मंजूर कर लिया, जिस पर अपोजिशन ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अपोजिशन के एहतजाज पर अराकीन की दोबारा गिनती की गई तो तहरीक के हक में 200 जबकि मुखालिफत में 190 वोट पड़े। बादअज़ा बिल की शिकवार मंजूरी का अमल शुरू किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रज़ा रबानी की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फ़ैसले का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर की जानिब से बिल पेश करने पर एतराज़ उठाया गया। बाबर अवान जब बिल पेश कर रहे थे उन पर एतराज़ उठाया गया, जिस पर वज़ीर क़ानून फ़रूग नसीम ने आइन के आर्टिकल्स का हवाला दिया और कहा कि रज़ा रबानी साहब जो दलील दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। इजलास के दौरान अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से वोट को इज्जत दो के नारे भी लगाए गए। स्पीकर के डाइस के सामने एहतजाज भी किया गया। आज स्पीकर की जानिब से जब जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद को तरमीम पेश करने का कहा तो उन्होंने स्पीकर असद कैसर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आपने कवानीन को बिल्डोज किया है और आप FATF की गुलामी में पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को बात करने का मौका देने का मुतालबा किया गया, जिससे स्पीकर ने तस्लीम नहीं किया। फिर बाद में अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से एहतजाजन ऐवान की कार्रवाई से वॉकआउट किया गया, मगर हुकूमत ने अपोजिशन के वॉकआउट को गनीमत जानते हुए इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल तरमीमी बिल और सर्विंग एंड मैपिंग तरमीमी बिल और ज़िमनी एजेंडे के तहत मेडिकल ट्राइब्यूनल बिल 2019 और इस्लामाबाद माजूर अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ बिल 2020 भी ऐवान से मंजूर करवाया गया। और असम्बली में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने हुक्मरान अरकान असम्बली और इत्तेहादी जमातों के अरकान का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि FATF के मुज़ाकरात में अपोजिशन ने जो किरदार अदा किया, इसके बाद मेरा मानना है कि पाकिस्तान और इनकी क़यादत के जो मफादात हैं ये बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल उलट हैं। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को एक ऑफ़र भी की, ज़रा वो भी सुन लीजिए। ये वो लोग हैं जो इनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान का। ऑपोजिशन को फिर कहता हूं, हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हमारे से क्या है, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं। अब सवाल ये है कि इससे पहले भी FATF से मुतालिक 8 कवानीन पास करने में अपोजिशन ने हुकूमत का साथ दिया था। आज भी कवानीन की मंजूरी हो गई है, बिल की मंजूरी हो गई है। क्या पाकिस्तान पर जो ग्रे लिस्ट की एक तलवार लटक रही है, क्या इससे हम निकलने में अब कामयाब हो जाएंगे? सवाल ये है कि अपोजिशन की आज की शिकस्त इसको कहना चाहिए, इसके APC पर क्या असरात मुरतब होंगे? अपोजिशन के बहुत से अरकान आज गायब थे, इतना अहम इजलास था, कहाँ थे वो अरकान? सवाल तो ये भी अहम है कि आखिर मुल्की मफाद के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, बड़ा अहम इजलास था, बड़ा अहम दिन था, आप लोगों की अपनी रिजर्वेशंस थी, आप लोग नहीं चाहते थे कि हुकूमत जो ये बिल्स लेकर आ रही है इसको पास किया जाए। ज़ाहिर सेनेट से तो पहले रिजेक्ट हो चुके हैं, हुकूमत की वहाँ पर मेजॉरिटी नहीं है। तो आज जब इतना इम्पॉर्टेंट दिन था, आप लोगों के अरकान पूरे नहीं थे, कहाँ थे अपोजिशन के अरकान? ये तो बिल्कुल वही हिसाब हुआ है जो सेनेट चेयरमैन के इंतखाब के वक्त हुआ था। नहीं शाजिया, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं कि ये जो बिल हैं इनके ऊपर काफ़ी हमारी बातचीत होती रही, आजकल तो नहीं हुई लेकिन इससे पहले। तो इस पर बाहर जाके आपको पता है जब ये बिल पिछली दफ़ा लाया गया कौमी असम्बली में और वहाँ पे काफ़ी सारी हमारी तरमीम इन्होंने अपनी तरफ से पेश भी की।
हाँ। लेकिन 3 तरमीम जो थी हम चाहते थे कि वो बहुत ही क्रूशल है हाँ। एक आम आदमी के लिए। ये एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तकलीफ हो सकती है या उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो वो ऐसी तरमीम नहीं थी जिनको ना माना जाए, और फैटर में भी वो ऐसी कोई शर्त भी नहीं थी कि वो ज़रूर किया जाए उसका वो तरमीम। मैं समझता हूँ कि सिर्फ तंग करने के लिए, ये मिसयूज़ करने के लिए वो चीज़ कोई ना कोई ऐसी रखते हैं, ड्रैकोनियन लॉ जिसको कहते हैं कि भाई कोई ना कोई शक किसी ना किसी जगह पे आ जाए। तो हमारा मतलब था कि ये, लेकिन सब कुछ शिकवार आज मंजूर कर लिया गया और ऊपर से आप लोगों ने किया कि आप लोग वॉकआउट कर गए। आपने तो खुला मैदान छोड़ दिया ना हुकूमत के लिए। नहीं, खुला मैदान वो तो बिल पास हो चुका था, लेकिन बाकी मैं आपको बताऊं, इसलिए मैदान तो नहीं हमने छोड़ा, लेकिन वॉकआउट इसलिए किया कि आपने जिस तरह भी आपने अपने कमेंट्स में बिल्कुल डिटेल से बात भी बताई है और ठीक बात बताई है कि हम शुरू से कहते रहे, उठ के खड़े होके बार बार, कोई आवाज हमारी सुनता नहीं था कि आप रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। और जो आपने इसकी वो परमिशन ली है, उससे मोशन पास कराया है, उस वक्त भी कोरम नहीं था और कोरम की निशानदेही हो चुकी थी, और आप रिट्रोस्पेक्टिव के तौर पे उसको नहीं मोशन पास करा सकते। वो भी एक वायलेशन थी जो पहले इन्होंने की इसको लाने के लिए, वो बड़ी सीरियस, मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो इन्होंने की। दूसरी जो ये काम शुरू हुआ तो उसमें भी जो रूल्स रेगुलेशन है या कानून कायदा है या इन उसकी धज्जियां बखेर दी गई, कोई किसी ने कोई मद्देनजर चीज नहीं रखी, बस पास है पास है पास है। जब हमने कहा काउंटिंग की, चले उन्होंने तो कह दिया पास है पास है पास है, जो आपके अरकान मिसिंग थे वो कहाँ थे? आप लोगों के लोग पूरे क्यों नहीं थे? हमने कहा काउंटिंग की जाए, तो जो लड़के काउंटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले इनकी हुई थी, तो जब वो पैसे से गुजर रहे थे तो नेचुरली एक एंजाइटी होती है। हमने पूछा कितने हैं, हाँ। तो उन्होंने कहा 187। ये गवर्नमेंट की जब काउंटिंग हुई है, जब हमारी हुई तो हम 190 थे, लेकिन जब उधर जाके वो दिए उन्होंने, तो उधर इन्होंने गुड़मुड़ 10 का फर्क था ना, 10 लोग कम थे ना। मैं आपको बता रहा हूँ 190 हुआ ना, हमारा 190 हुआ, इनके 187 थे, इन्होंने उसको 200 कर दिया। कैसे कर दिया? रह गए इसकी कैसे कर दिया? वो अनाउंसमेंट तो उसने करनी थी, स्पीकर ने। तो आप लोग बैठे नहीं थे वहां पर? कोई काउंटिंग नहीं कर सकता था? 187 को कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल उन्होंने जाके दिए, वो हमारे पास तो नहीं। हाँ। उन्होंने जाके दिए, इन्होंने वहां पे कोई कुसर पुसर की कानों में इधर उधर मशवरे किए एक आध मिनट, और उन्होंने कहा जी 200, ये फिगर उसने दे दिया। हमने फिर चैलेंज किया, उन्होंने दे दिया और आपने मान लिया। वाह क्या बात है। आप डिवीजन कराएं, हमने कहा इसकी डिवीजन कराएं और काउंटिंग करें, आप गलत कर रहे हैं, आप बोगस काउंटिंग की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये फोर्जरी है, और ये तो बिल्कुल एक क्रिमिनल एक्ट था। हाँ। तो मैं समझता हूँ जब इस तरह का हिसाब होगा, इस तरह की आप बातें करेंगे, तो किस तरह ये चलेगा। उसके बाद उसने कहा कि मैं हमने कहा चलें ठीक है, दूसरी जो शिक्के हैं उस पे कराएं। हाँ। जब हमने अपोज किया तो उसने कहा नहीं, एक पे हो गया बस, बात खत्म। ये कभी नहीं हुआ। हम हर शिक पे चैलेंज कर सकते हैं, काउंटिंग के लिए खड़े हम होते हैं, वो भी हो करें। और पहले तो उन्होंने वो इसमें उन्होंने एडवाइजर भी गिन लिए हैं। मैं आपको शहबाज शरीफ साहब को आज बड़ा गुस्सा था स्पीकर कौमी असेंबली में कि उन्होंने तो उनको बात भी नहीं करने दी। शहबाज शरीफ साहब को बहुत गुस्सा था आज कि स्पीकर साहब ने तो बात करने का मौका भी नहीं दिया आज। यही मैं कहता हूं कि ये एक अपोजिशन के, फिर फाइनली हमने तंग आगे कहा कि शहबाज साहब आप बात करें, क्योंकि आपका एक राइट है, जब आप खड़े हो तो उसको स्पीकर या प्रेरोगेटिव है लीडर ऑफ द अपोजिशन का। वो खड़े हुए, किसी ने नहीं सुनी, बार बार खड़े हुए, बार बार खड़े हुए, बार बार इजाजत मांगी। राना साहब हुकूमत समझती थी कि ऑपोजिशन एफएटीएफ से मुताल्लिक जो बिल्स है ना, आप लोग पहली दफा वो चल के स्पीकर के पास गए। हाँ। उन्होंने कहा जी मैंने 2 मिनट बात करनी है, मुझे बात करने दें। उसने कहा नहीं जी आप बात नहीं कर सकते। हाँ, बात नहीं। तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन था? बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ की रहनुमा पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए खारजा उमूर अंदलीब अब्बास साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा आपका। सबसे पहले तो मुबारकबाद, बड़ी तगो-दो के बाद और बड़ी कोशिशों के बाद आज आप लोग वो बिल्स जो है ना, वो कवानीन मंजूर करवाने में जो है ना कामयाब हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको समझनी भी चाहिए वो ये कि बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ आज ये सब कुछ हुआ है। ऑपोजिशन के बहुत से अरकान तो शामिल ही नहीं हुए। वो कहते हैं अगर हमारे वो अरकान शामिल हो जाते आप तो ये बर्तरी लेकर जा ही नहीं सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि टफ टाइम मिलता आप लोगों को ही, जो आज हुकूमत क्रेडिट ले रही है। ऑपोजिशन कह रही है कि ये सिर्फ ऑपोजिशन के जो अरकान की गैर हाजिरी थी उस वजह से आप लोग ये कामयाब हुए हैं, नहीं तो ये नहीं करवा सकते थे आप मंजूर। शाजिया शुक्रिया, और वाकई आज ये एक बहुत अच्छा दिन है। बिकॉज देखिए, ये मुबारकबाद इसलिए देनी चाहिए कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और इतना अफसोस आज हुआ क्योंकि आज एक्सपोज हो गई ऑपोजिशन। क्योंकि ये बिल तो मेरे लिए ज़ाती वजह से, मेरी पार्टी के लिए तो नहीं है। ये ग्रे लिस्ट में किसने डाला? इन्होंने डाला। क्यों डाले हैं ग्रे लिस्ट में? क्यों हमें दुनिया ने डाला है? क्योंकि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग पे, टेरर फाइनेंसिंग पे जो चीजें 10 साल में करनी थी वो नहीं की। उन्होंने वार्निंग दे दी कि जी अभी तो काम नहीं कर रहे और आपके मुल्क में बहुत ही काला पैसा और ये चीजें हो रही हैं, हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे अगर आपने ये कानून ना चेंज किया। अब वो जो आमला का बिल है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल, जिस पे आज तूफान मच गया। आप सोचें, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग बिल आया, पहले 3 महीने से ही रोक के बैठे हुए थे, सेनेट में इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आज आया तो ये तूफान मच गया। अब अगर सोचें, हम इनकी मिन्नतें करें कि पाकिस्तान का सोचें, ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। ब्लैक लिस्ट का मतलब है पाकिस्तान पे सैंक्शंस, ईरान से भी बुरा हाल। लेकिन वो सिर्फ ये परवाह है कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग वो फलूदे वाले के पास ना पहुंच जाए, वहां चीनी वाले के पास ना पहुंच जाए, पापड़ वाले के पास ना पहुंच जाए। ये इनको सिर्फ अपना जाती मफाद और अपने लीडरों का मफाद और पाकिस्तान के मफाद की बात थी। तो डेडलाइंस थी फैटफ की दी हुई, और अगर वही बात है कि इन्होंने डाला है ग्रे लिस्ट में डाला है। अक्टूबर में जो अब इजलास होने जा रहा है, तो कितनी अब सूरत हाल तसल्ली बख्श है? हमें मुतमईन रहना चाहिए कि हम ग्रे लिस्ट में निकल जाएंगे और ये अक्टूबर में होने वाले इजलास में डिसीजन हो जाएगा? देखिए, इसके 2 एंगल्स हैं। एक तो ये कि हमने ब्लैक लिस्ट में इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है, उसके लिए अपनी लॉबी है, वो उनके साथ कोशिश कर रहे हैं कि हमें ब्लैक लिस्ट कराए। हमारी अपनी कोशिश है और हमारे साथ कुछ ऑब्वियसली लॉबी और हम वो सारे पूरे भी करें कि हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएं। और ये बिल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे ग्रे लिस्ट से निकलता। अब हमें उम्मीद तो काफी है कि हमने इतनी ज्यादा उनकी जो काफी रेगुलेशंस में से जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी पूरी कर ली है। बस अमेरिका का वोट हमारे लिए बड़ा जरूरी है। वो इस पस मंजर में भी जो अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस, डायलॉग्स, तालिबान को डायलॉग टेबल्स पे लेकर आना, पाकिस्तान ने बड़ा एक मुस्बत रोल अच्छी नीयत से प्ले किया है। तो आपको लगता है कि हमारी कोशिशों को सराहते हुए अमेरिका अपना जो वोट है वो हमारे पलड़े में डालेगा? देखिए, बात यह है कि अमेरिका जो है वो उसके इंटरेस्ट जो है वो बहुत से डिवाइडेड भी हैं। अभी आप देखें, उन्हें क्योंकि चाइना इंडिया की वहाँ चल रही है लद्दाख में सारी वॉर, वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हर मुल्क जो है वो अपना इंटरेस्ट देखता है, हमने अपना इंटरेस्ट देखना है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम उनको कोई रीजन ही ना दें कि वो हमें, जिस तरह उन्होंने ग्रे लिस्ट किया था और इतने बड़े रीजंस लिखे थे 114 कि हमें क्यों ग्रे लिस्ट किया, तो 114 पे हमने काम करते करते अब उनको बिल्कुल आखिरी ये कुछ रह गए थे। हम उनको रीजन ना दें। जब रीजन नहीं होगा हमारा केस स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये एक ओपन वर्ल्ड है, हमें उम्मीद है कि जो हमने काम पीस के लिए किया है उसकी वजह से अमेरिका जो है वो उसका स्टांस फर्क होगा हमारे साथ और हम उस पर काम और भी मजीद करें। लेकिन वन शुड नेवर अंडर एस्टिमेट इंडिया। और इंडिया ने, आपने देखा ही है कि अल्लाह माफी दे, जो आजकल हमारे यहाँ कोई वो तकरीबकारी करने की भी कोशिश कर रहे हैं और
की साजिश। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, आज एक अगर बात की जाए स्पीकर कौमी असम्बली की, तो ये गैर पार्लिमानी जमहूरी रवैया नहीं था, बिलावल को बात नहीं करने दी, शहबाज शरीफ साहब चलकर उनके करीब गए और कहा कि मुझे बात करने दें, उनकी बात नहीं सुनी गई। ये तो अपोजिशन को बात करने का हक नहीं था, वो बात नहीं कर सकते थे, क्यों उनको बात नहीं करने दी गई? आज सबसे बड़ा कंसर्न उनका यही था। स्पीकर ने कहा मैं रूल्स पे जाऊंगा। रूल्स क्या कहते हैं कि आप जब वो कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो वो बिल ले किया हुआ था, जब आप बिल ले करते हैं, अगर आप मूवर हैं बिल के कोई अमेंडमेंट में, चाहे जैसे खाकान अब्बासी साहब का नाम था उसपे कि मूवर है, खाकान अब्बासी साहब को कहा कि आप बोलें, लेकिन खाकान अब्बासी साहब बोल ही नहीं रहे थे। अब शहबाज शरीफ का अगर नाम होता, शाह साहब ने खड़े होकर कहा कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स अगर शहबाज शरीफ का नाम है तो शहबाज शरीफ को चांस दे, अगर नहीं है तो फिर जब ये बिल ले डाउन हो जाए और ये प्रोसीडिंग्स जो है वो ओवर हो जाए तो फिर ही कैन टॉक। ये जो लीडर्स होते हैं वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर या ये वो तब ले कर सकते हैं जब नॉर्मल बिजनेस जा रहा हो। जब बिजनेस सस्पेंड करके खास बिल्स को पेश किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, आप मूवर होते हैं, तो इसीलिए खाकान अब्बासी को चांस दिया गया। लेकिन आप लोगों के लिए आसानी होगी ना, मैदान बिल्कुल खाली मिल गया जब ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई, आप लोगों के लिए तो ज़्यादा आसानी हो गई। खैर, मोटरवे केस के बाद फांसी देने की, मुजरिमान को सरेआम फांसी देनी है या फांसी देनी है, सजाए मौत देनी है, उम्र कैद देनी है, इस पर बहस चल रही है। आप लोगों की पार्टी भी इसमें बहरहाल डिवाइडेड है। आप लोगों की पार्टी के भी लोग कहते हैं फांसी नहीं होनी चाहिए, आधे कहते हैं सरेआम फांसी होनी चाहिए, वज़ीर आज़म ने भी कहा जी चौक पर लटकाना चाहिए। तो इस तरह के कवानीन अगर आपने बनाने ही तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, सेनेट से मुस्तरद हो जाते हैं, आप लोग यहाँ पे जॉइंट सेशन बुलाएं और ये भी मंजूर करवाएं ताकि एटलीस्ट ये जो वाक़यात हो रहे हैं, जो आवाम जो है ना वो इस तरह की नफ्सियात का शिकार हो रही है कि पता नहीं कल को हमारा बच्चा बाहर जाएगा, हमारी औरत बाहर जाएगी, उनके साथ क्या होगा, तो इस पर भी आप लोगों को बड़ा इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है, कवानीन लाने की ज़रूरत है। ये शाजिया आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि देखें ये जो वाक़या है दिल खराश वाक़या है। मतलब मैं कि सबसे पहले इंसान हूँ, पार्टी तो आप बाद में रखें, मैं एक औरत हूँ, मैं एक माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं। ये ऐसा वाक़या है कि आप वाकई ठीक कह रही हैं कि शायद ही कोई आंख हो जो अश्कबार ना हुई हो और शायद ही कोई दिल हो जो ना हिल गया हो। लेकिन इसमें जो हमें जो पता चल रहा है वो यही चल रहा है, और आप लोग भी इस पे बड़ी रोशनी डाल रहे हो कि ये जो है ये तो सीरियल ऑफेंडर्स हैं। हाँ। ये 2013 से ये करता आ रहा है, पकड़ा जाता है, छूट जाता है, पकड़ा जाता है, छूट जाता है, पकड़ा जाता है, छूट जाता है। और वो वही बात है कि इन्होंने लॉज इतने लूज रखे हुए हैं कि ये लोग उसका फायदा उठा के बेल लेके गायब हो जाते हैं और फिर वारदात कर देते हैं। अब इंशाल्लाह जैसे ने अनाउंस किया कि हम एक बिल ला रहे हैं, उस बिल के अंदर पूरा, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है, आपको पता है ये जो रिपोर्टेड है केसेस, ये तो 1/10 भी नहीं है। हाँ, इन वाकयात में तो भी नहीं करती। लेकिन पहले अपनी पार्टी में तो कंसेंसस पैदा कर लेना, सजा देनी है, किस किस्म की देनी है, फांसी देनी है, सरेआम देनी है। आप लोगों की अपनी पार्टी में भी तो कंसेंसस नहीं, ऑपोजिशन की बात तो बाद में आएगी। वो तो जो पार्टी डिसीजन लेती है, फिर जो मेजॉरिटी डिसीजन होता है उस पर चलना पड़ता है। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी डिसीजन चलेगा। मेजॉरिटी हमारी पार्टी की ये ओपिनियन है कि जी एक तो ना सिर्फ इस सजा में, बल्कि वो जो उसकी प्रोसिक्यूशन होती है, सबसे तकलीफ दे एक औरत के लिए वहां जाना कोर्ट में, और जिस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं वो नहीं जाना चाहती, वो अपने आप को, तो उस पे हम बड़े उसमें उस बिल के अंदर वो भी लॉज ला रहे हैं कि अगर वो नहीं आना चाहती, वो नहीं रिवील करना चाहती अपनी आइडेंटिटी, उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। उसकी वो बहुत जामिया बिल आ रहा है ताकि ये एक दफा पकड़े जाएं तो उसके बाद सबको पता हो कि ये दोबारा नहीं आएंगे। जब ये दोबारा आ जाते हैं तो सबको तरगीब मिलती है, जो होते हैं ऐसे लोग, कि भाई ठीक है पकड़ लेंगे, वो 15 दिन की बात है। ऑपोजिशन से डिस्कस हो चुका है ये बिल, क्योंकि पीपल्स पार्टी इसके अगेंस्ट नहीं, हमारा अभी ड्राफ्ट हो रहा है। अच्छा। अभी पूरा बना नहीं है, और जब होगा हम डेफिनेटली सारी ऑपोजिशन, मेरा ख्याल है हम तो यही कहते हैं कि ये मुल्की मफादात के बिल हैं, इन पे 10 साल में नहीं कुछ हुआ और उसकी वजह से क्राइम्स इतने यहाँ तक आ गए हैं, तो इट्स टाइम कि हम इसके बारे में कुछ करें।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पार्लियामानी सेक्रेटरी बराजामूर अंदलीब अब्बास साहिबा मेरे साथ थी। थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इन दिनों पूरी दुनिया की नज़रें अरब ममालिक की जानिब से इजराइल को तस्लीम किए जाने और उनके आपसी अमन मुआहदों पर लगी हुई हैं, जैसे यकीनी तौर पर मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरे असरात मुरत्तब होंगे। गुज़श्ता रोज़ वाइट हाउस में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें अमरीकी सदर ट्रंप के अलावा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और इमारात और बहरीन के वज़राए ख़ारजा ने भी इस पर शिरकत की। प्रेसिडेंट ट्रंप की मेज़बानी में मुनक्किद होने वाले इस तकरीब में दोनों अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए जो मुआहदे थे उन पर दस्तखत किए गए। इस मुआहदे को अब्राहम एकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है और इसे तारीखी करार दिया जा रहा है, जिससे मशरिक़ वुस्ता में जो ताकत का तवाज़ुन है, कहा जा रहा है कि इसमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने में आएगा। यहाँ पे आपको ये बताएं कि इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात को बहाल करने वाले अरब ममालिक की तादाद 4 हो चुकी है। मिस्र और उर्दन ने काफ़ी अर्सा पहले ही इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए थे, जबकि गुज़श्ता महीने UAE और इस महीने बहरीन ने भी अमन मुआहदा करके इसराइल को तस्लीम कर लिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका क्रेडिट लेते हुए कहा है कि 50 साल से जायद के अरसे में सिर्फ 2 ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं और हमने 1 महीने के दौरान ऐसा कर दिखाया। वो क्रेडिट ले रहे हैं इस चीज का, जबकि यह भी कहा जा रहा है कि दीगर अरब ममालिक भी जल्द ताल्लुकात बहाल कर लेंगे। ओमान का कहा जा रहा है, ओमान का नाम लिया जा रहा है कि इसके बाद ओमान इसराइल को तस्लीम करेगा, क्योंकि ओमान की इसराइल के साथ गैर रस्मी तिजारत गुज़श्ता कुछ सालों से पहले ही जारी थी। यकीनी तौर पर यह अमन मुआहदे सदर ट्रंप को अमरीकी जो इंतखाबात होने जा रहे हैं नवंबर में, उसमें जीतने में आसानी पैदा करेंगे। लेकिन अरब दुनिया में इन इक़दाम के हवाले से दूरअंदेशी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है और अरब हुकूमतें 2002 में होने वाला जो एक अमल था इसकी नफी कर रही हैं, जबकि इन मुआहदों पर मुस्लिम ममालिक और फ़लस्तीनियों का सख्त रिएक्शन देखने में आ रहा है। फ़लस्तीनी हुकाम और हमास ने इस मुआहदे को मुस्तरद कर दिया है। फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म ने इसकी मज़म्मत की है और कहा है कि आज का दिन अरब ममालिक की तारीख का स्याह तरीन दिन है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान जो हैं ये पहले ही इस पर शदीद तनकीद कर चुके हैं। ये कह चुके हैं कि तारीख जो है अमारात का ये जो मुनाफिकाना रवैया है इसको कभी माफ़ नहीं करेगी। ईरान भी इस मुआहदे को शर्मनाक और ख़तरनाक करार दे रहा है, जबकि इसराइल के पड़ोसी मुल्क उर्दन ने इस मुआहदे पर ना तनकीद की है ना कुछ ज़्यादा जोश और खरोश दिखाया है। सऊदी अरब ने भी इस मुआहदे पर खामोशी इख्तियार की है। इस बात में कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब खित्ते में अमरीका का अहम इत्तेहादी है। गुज़श्ता महीने UAE के इसराइल को तस्लीम करने के बाद सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को भी अमन मुआहदे की तजवीज़ दी थी, जिस पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना, जामे और पायदार हल के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात करें तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ शुरू से ही वाज़िह है। इमरान खान साहब भी इस पर, वज़ीर-ए-आज़म भी इस पर दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता। मैं इस पर बात करूंगी। सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, कल जो UAE और बहरीन के साथ इसराइल के ताल्लुकात को बड़ा वेलकम किया है और कहा है कि ये नए मशरिक़ वुस्ता का आगाज़ है। आप भी जानते हैं कि 1948 में जब इसराइल वजूद में आया उसके बाद से दोनों खलीजी रियासतें इसे तस्लीम करने वाले अब ये तीसरा और चौथा मुल्क बन गया, तादाद 4 हो गई है। लेकिन सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि जब तक मकबूजा इलाकों में इसराइली इनक़ला नहीं हो जाता, वहां पर अमन कायम नहीं हो जाता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट में अमन कायम हो जाएगा? शाज़िया, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इस इंतहाई अहम फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस के इशू पे आपने मुझे लिया ताकि मैं एक मल्टी डायमेंशनल सिचुएशन को पाकिस्तानी जो व्यूअर्स हैं आपके प्रोग्राम के उनके सामने रख सकूं। देखिए, जब ये कहा जा रहा है मगरबी ज़राए अबलाग से और अमेरिका के सदर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, हिस्टोरिक डेवलपमेंट है, तो सही कहा जा रहा है। दर हकीकत ये एक बहुत बड़ी सीज़मिक चेंज है। जिस तरह से कैंप डेविड एकॉर्ड, जिसके नतीजे में 1977-78 का कैंप डेविड एकॉर्ड, जिसके नतीजे में इजिप्ट ने इसराइल को एक्सेप्ट किया, डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम किए और फिर अमेरिका ने इसराइल को इमदाद देनी शुरू कर दी, इजिप्ट को इमदाद देनी शुरू कर दी $5 बिलियन की, और वहाँ से इसराइल के बॉर्डर्स पहली दफ़ा सिक्योर हुए, उसको सुख का
सांस उसको वहाँ मिला। फिर 1994 में जॉर्डन, जिसकी अहमियत इतनी नहीं है लेकिन इसराइल से बॉर्डर शेयर होते हैं, 1994 में जॉर्डन ने भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर जो उसके बाद जो तीसरी बड़ी सीज़मिक डेवलपमेंट थी वो उस वक्त थी जब 1991-92 में खुद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कायम हुई और पैलेस्टीनियंस ने ओस्लो एकॉर्ड, एक खुफिया मायदे के तहत इसराइल को एक्सेप्ट किया। उस वक्त उम्मीद थी कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन जो है बनेगा। उसके बाद से ये मशरक़ वुस्ता में इसराइल के हवाले से, अमेरिका की खारजा पॉलिसी के हवाले से ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, जिसके नतीजे में ईरान पहले से कहीं ज़्यादा तन्हा हो गया है। और ये जो ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, GCC ममालिक हैं, इनका जो नेचुरल लीडर है, इनका जो पॉलिटिकल लीडर है वो है सऊदी अरब। तो UAE का जो एक्सपेरिमेंट है, बहरीन का जो एक्सपेरिमेंट है, और मुझे खतरा ये है कि 4 नवंबर से पहले अमरीकी इंतखाबात से पहले शायद ओमान भी एक्सेप्ट कर ले। तो ये सऊदी अरब के टेस्ट बैलून्स हैं। खुद सऊदी अरब ने एक एहतियातन पोजीशन मोहतात ये रखी हुई है कि हम अभी इसके लिए तैयार नहीं है। तो आपका मतलब है कि सऊदी अरब की तौसीक के बगैर ये नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, क्योंकि ये सऊदी अरब ही था ना जिसने अरब अमन मुआहिदा जो है ना वो तहरीर किया। सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, सवाल ही नहीं शाजिया पैदा होता। ये सऊदी अरब के छोटे छोटे हैं, ये सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस सैटेलाइट स्टेट्स हैं, सऊदी अरब के ये बैलून्स हैं, टेस्ट बैलून्स हैं। सऊदी अरब देख रहा है कि क्या रद्दअमल होगा, क्या रिएक्शन होगा। जब UAE की रिकग्निशन हुई तो कोई बहुत ज़्यादा रद्दअमल नहीं हुआ दुनिया की तरफ से, अरब ममालिक की तरफ से, अरब स्ट्रीट पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अब बहरीन का हुआ है। इसके बाद गालिबन 4 नवंबर से पहले अमेरिकन चाहेंगे कि इलेक्शन से पहले, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन से पहले अगर ओमान भी एक्सेप्ट कर लेगा तो उससे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने इलेक्शन में बहुत बूस्ट मिलेगा 2 वजूहात से। एक तो जाहिर है कि जो इसराइली लॉबी है अमेरिका के अंदर, जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लॉबी है, वो अपना पूरा वजन डोनाल्ड ट्रंप के पटरे में फेंकेगी। लेकिन उसके अलावा एक इसका खालिस्तान अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक और भी एंगल है, जहां राइट विंग एवेंजेलिकल क्रिश्चियन एक वोटिंग ब्लॉक है जो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। जो छोटे शहरों में रहने वाले, मिड टाउन अमेरिका के छोटे छोटे शहरों में रहने वाले सफ़ेद पौम कम पढ़े लिखे वोटर्स हैं, और जो क्रिश्चियन हैं जो शिद्दत से, उनका एक मजहबी ये ख्याल है कि अमेरिका को इजराइल की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये इलाका जो है यहूदियों को बिलोंग करता है। तो वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट पे बहुत इजाफा होगा। सो अगर डोनाल्ड ट्रंप के पहले इलेक्शन जीतने के चांसेस कम थे, तो अब 4 नवंबर का अमेरिकी इलेक्शन जीतने के डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ से सऊदी अरब और सऊदी अरब के जो GCC ये छोटे मोटे हैं, सैटेलाइट्स हैं, इन्होंने अपने आप को ईरान के मुकाबले में एक ताकतवर हलीफ यानी इसराइल दे दिया है। और ये भी देखते हैं कि ना सिर्फ इसराइल इनको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा, बल्कि दुनिया में जो अरबों का और मुसलमानों का एक मनफी इमेज है, सऊदी अरब का खासा मनफी इमेज है अमेरिका में। सऊदी अरब, UAE ने, इन सब ममालिक ने दर्जनों के हिसाब से लॉबिस्ट फर्म हायर कर रखी हैं वाशिंगटन में, जो इनके इमेज को कैटर करती हैं, और ये $100 मिलियन हर साल खर्च करते हैं अपनी लॉबिंग इमेज के ऊपर। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा लॉबिंग स्कूप किया है अमेरिका में और मगरिब में, तो इसराइली लॉबी को अपने साथ ले जाने में। और अब ये देखते हैं कि हम ईरान के मुकाबले पर मजीद दबाव बढ़ा सकेगा, मजीद प्रेशराइज जो करना उसके लिए आसान होगा। 100% ईरान पहले से ज़्यादा तन्हा हो गया है। हाँ। सऊदी अरब के और अमेरिका के ताल्लुकात में कुर्बत हो गई है। सऊदी अरब जो है वो खित्ते के बदलते हुए हालात में, चूंकि अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, अमेरिका के फाइनेंशियल हालात पहले वाले नहीं है, तो सऊदीज़ पे, अरबों पे बड़ा प्रेशर है कि हमारी सिक्योरिटी का जामिन कौन होगा। और उनको ईरान जो एक पॉपुलिस्ट रजीम है, इस्लामिस्ट रजीम है, ईरान जो है वो अरब स्ट्रीट पे बहुत पॉपुलर है, सुन्नियों में भी पॉपुलर है, शियास तो हैं ही उसको सपोर्ट करते, लेकिन वो सुन्नीज में भी पॉपुलर है, बिकॉज ईरान का जो रेटरिक है, जो पॉलिटिकल स्टैंड है, वो इस्लाम के लिए है, मुसलमानों के लिए है, अमेरिका के खिलाफ है, इसराइल के खिलाफ है, प्रो पैलेस्टीनियन है। तो उस पॉलिटिक्स के अंदर भी जो ये GCC स्टेट्स है, ये अपने आप को पहले के मुकाबले में मजबूत कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से अरब कंट्रीज की तादाद बढ़ती है, आप समझते हैं पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ेगा? ऑल्दो हमारा एक पर्सपेक्टिव है, हमारा एक मौक़िफ़ है जिससे हमने नहीं हटना पीछे, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा। शाजिया 100% हम पे प्रेशर बढ़ेगा। हमने, पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट की बदलती हुई सियासत को ठीक तरह से समझा ही नहीं है, और अगर कहीं समझा भी है किसी ने फॉरेन ऑफिस के अंदर, तो पाकिस्तान में एक डिसीजन पैरालिसिस रहा है। और जो 1990s का टाइम पीरियड था कि पाकिस्तान इसराइल के साथ कम से कम बिहाइंड द सीन रवाबित रखता स्ट्रेटेजिकली अपने नेशनल इंटरेस्ट में, वो अपॉर्चुनिटी भी पाकिस्तान ने ज़ाया कर दी डिसीजन पैरालिसिस की वजह से। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जहां पर कोई भी पाकिस्तानी सियासत में 2+2 नहीं कर सकता है, सब हवा में
में बातें करते हैं, तो पाकिस्तान उस पूरी चीज़ से बहुत पीछे रह गया। अब तो पाकिस्तान की ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान अपने रिफ्यूजल टू रिकग्नाइज इसराइल को एक फोर्स के तौर पे यूज करे कि हमारा इसराइल को रिकग्नाइज ना करना जो है वो भी एक माना रखता है सियासी तौर पे, जिसको कि हम यूज कर सकें लेवरेज के लिए अमेरिका और इसराइल के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तज्जियाकार एंकर पर्सन डॉक्टर मोहित साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे महफूज समझा जाने वाला शहर इस्लामाबाद अब गैर महफूज तस्वुर किया जा रहा है, और इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ना तो किसी अपोजिशन जमात ने किया है, ना किसी सियासी समाजी तंजीम ने किया है, बल्कि इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सिफारत खाने ने किया है। इस हवाले से अमरीकी सिफारत खाने ने गुज़श्ता रोज़ अपने शहरियों को इंतबाह जारी किया और ये कहा कि इस्लामाबाद में जराइम में हालिया इजाफे की रिपोर्ट मिली है। शहरियों को हिदायत की जाती है कि मार्केट्स के दौरे के दौरान एहतियात करें और चौकन्ने रहें। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से जारी इंतबाह में इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स के नाम जाहिर किए गए हैं और ये कहा गया है कि ज़्यादातर जराइम के वाक़यात इस्लामाबाद के सेक्टर G6, F10, F7, F6 और में हुए हैं, और इन वारदातों में स्ट्रीट क्राइम्स, चोरी, मुसल्लह डकैती की वारदातें हो रही हैं, मोबाइल फ़ोन छीने जा रहे हैं, गाड़ियां चोरी हो रही हैं। अमरीकी सिफारत खाने ने अपने शहरियों को ख़बरदार किया है कि इन इलाकों में जाते वक्त ख़ुद को कम हैसियत में ज़ाहिर करें, कीमती जेवरात ना पहने, घड़ियाँ ना पहने, बैंक और ATM जाते हुए मोहतात रहें, अपने इर्द गिर्द से ख़बरदार रहें। हम आपको ये बताएं कि अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से पहली बार स्ट्रीट क्राइम्स को लेकर कोई इंतबाह जारी किया गया, वरना अमूमन दहशतगर्दी के ख़तरात के पेश नज़र या किसी एहतजाजी सूरत हाल के पेश नज़र ऐसे अलर्ट जारी किए जाते हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया ने अमरीकी सिफारत खाने का जो ये अलर्ट है, इंतबाह है, इसको रिजेक्ट किया है, इसको मुस्तरद किया है और इसे मफरूज़ों पर मबनी करार दिया है। ये मालूमात मफरूज़ों पर मबनी है, वहाँ की पुलिस का कहना है, जबकि वो ये भी कहते हैं कि ये जो इलाके बताए गए हैं इनमें तो कोई वाकया ही नहीं हुआ है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में गुज़श्ता सालों के मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम्स और दीगर जराइम की शरह में कमी हुई है, जबकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से इस्लामाबाद में जराइम के हवाले से गुज़श्ता 3 सालों के आदादो शुमार जारी किए हैं। DC इस्लामाबाद के जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक 2017 में इस्लामाबाद शहर में स्ट्रीट क्राइम्स और दीगर जराइम की 849 वारदातें हुई। 2018 में ये तादाद बढ़कर 1313 तक हो गई, जबकि 2019 में ये तादाद कम होकर 1195 रही, यानी 2019 में 2018 के मुकाबले में 11% जराइम में कमी रिकॉर्ड की गई। DC इस्लामाबाद की जानिब से जारी चार्ट में 1 जनवरी 2019 से लेकर 13 सितंबर 2019 के आदाद शुमार का मवाजना 1 जनवरी 2020 से लेकर 13 सितंबर 2020 से भी किया गया। इस मवाजने के मुताबिक 2019 में इस दौरानिये में 821 जराइम के वाक़यात हुए, जबकि 2020 में इसी दौरानिये में 553 वाक़यात हुए। अब अमरीकी सिफारत खाने का अलर्ट ये कह रहा है कि वहाँ बहुत सारे स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया और पुलिस कुछ और कह रही है। हकीकत क्या है, ज़ाहिर है जो इस्लामाबाद में रहते हैं इससे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता, इसलिए हमने आज अपने प्रोग्राम में इस इशू पर बात करने के लिए बुलाया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, अमरीकी सिफारत खाने का अलर्ट नामा कुछ और कह रहे हैं कि लग रहा है कि आप गली में चल रहे हैं, कोई आएगा मोबाइल छीन लेगा, पर्स छीन लेगा, मोटरसाइकिल छीन लेगा। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि वाकई ऐसी सूरत हाल है जिन सेक्टर्स का बताया गया है अमरीकी सिफारत खाने की तरफ से? थोड़ा बताया गया है, ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। अच्छा। ये झूठ बोलते हैं। ये एक तो और बड़ा खूबसूरत बात हो गई है कि ये जो ट्विटर खेलते हैं ना, ऊपर से लेकर वज़ीर आज़म साहब से लेकर अपोजिशन, उसके बाद सारा, तो अब हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने ट्विटर खेलना शुरू कर दिया। भाई ट्विटर होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इस्लामाबाद ऑफिस का, बंदे का नहीं होता कि डिप्टी कमिश्नर कौन है। जैसे DGISPR का ट्विटर अकाउंट है, DGISPR है कौन ये नहीं मैटर करता। इसी तरह चीफ कमिश्नर ऑफिस का होना चाहिए, इसी तरह चेयरमैन CDA का होना चाहिए, इसी तरह IG इस्लामाबाद का होना चाहिए, ना कि नामों का कि इरशाद भट्टी तो फलाना तो फलाना तो फलाना।
और फिर ये ट्विटर वो है जहाँ इनको लाइक्स की ज़रूरत होती है, रीट्वीट की ज़रूरत होती है, ये चीज़ें, ये एक अजीबो गरीब व खुशामद का नया सिलसिला है। ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। पहले तो आप ये इस बात पे आ जाएं कि इनके ये कहते क्या हैं। 20 लाख आबादी हो गई है इस्लामाबाद की, बल्कि 21 के करीब पहुंच गई है। 4-5 लाख का शहर था और 10,000 पुलिस फोर्स है इसकी, और 2500 इसमें ऑपरेशनल है। 10,000 में से बाकी सिक्योरिटी, ट्रैफिक, स्पेशल ब्रांच, 22 थाने, एक वोमेन थाना, और अल्हम्दुलिल्लाह 1861 का एक्ट अभी भी नाफिज है। सूबों में इससे बेहतर उन्होंने कर लिया है। ये इमरान खान साहब का अपना होम, यानी उनका घर भी इधर है, उनका दफ्तर भी इधर है, और उन्होंने पुलिस को 4 चांद लगाने थे, और 1861 का है। अच्छा, अब ये एक तरफ इस्लामाबाद पहले छोटा सा होता था, एक तरफ टेक्सला से मिल गया है, दूसरी तरफ रवात से मिल गया है, तीसरी तरफ मरी से जा मिलता है, चौथी तरफ हरीपुर से मिलता है। 24 किलोमीटर का जो इस्लामाबाद था, अब उसमें 110 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, और सड़कें टूट गई हैं, फुटपाथों का कोई हाल नहीं, दरख्त मुसलसल काटे जा रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग की इजाज़त मिल गई है, पानी जो है वो 600 फुट नीचे चला गया है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं, रावल डैम गंदा हो चुका है, और सबसे बड़ा कि 5000% जराइम बढ़े हैं। 5000%। FIR सिफारिश पर होती है। आप ये मास्क का आजकल दौर है, मास्क पहन कर चली जाएं किसी थाने में और कहें कि मुझे FIR दर्ज करनी है, तो लग पता जाएगा आपको। रेड जोन में आप देखें कि वो जो एडिशनल सेशन जज साहब और वो खातून MPA आबदा राजा, पीछे फ्रेंच एम्बेसी, पेट्रोल पंप, उधर सारी एम्बेसी, सामने फॉरेन ऑफिस, और उधर वो खामद साहब उतरे उनके MPA साहब के, और उन्होंने आके तो फेंटी लगाई, उन्होंने हवाई फायरिंग की। ये रेड जोन की बात हो रही है, ये हाल हो गया है। तो और कच्ची आबादियां फैलती जा रही हैं, पेट्रोलिंग नहीं है, इमरजेंसी कॉल पे कोई कच्ची आबादियां फैलती जा रही हैं। कब्जा ग्रुप, नो नॉट एट ऑल, कच्ची आबादियां फैलती जा रही हैं। कब्जा ग्रुप, जराइम पेशा गैंग, कौमी असम्बली में पता चला है कि पुलिस वाले सरपरस्त हैं भिखारियों के। पूरे मुल्क से भिखारी लाकर गाड़ियों में इस्लामाबाद के सेक्टरों में तकसीम किया जाता है। 11,000 पकड़े। अब उसमें से मजे की बात सुने, 2,000 से ज्यादा मर्द हैं, 3,000 से ज्यादा औरतें हैं, 3,000 बच्चे हैं। ये जो अब हम मोटरवे सानिया मोटरवे पे रो रहे हैं ना, इस्लामाबाद में एक भिखारी गैंग है, और शायद इसमें 200 ख्वाजा शराबी हैं। इस्लामाबाद में एक भिखारी गैंग है, 6 माह से 1 साल का बच्चा 8 घंटों के लिए आप किराए पर ले सकते हैं। 1,000 रुपए में 8 घंटों के लिए भीख मांग के बच्चा वापस कर दें। इन भिखारियों, और मजे की बात सुने, मैं और आप तो पीछे रह गए, इन भिखारियों के ट्विटर अकाउंट भी हैं। हाँ, ये अच्छा। मजे की बात सुने, काफी भिखारियों के ट्विटर अकाउंट भी हैं। अब मुझे एक बात बता दें, तो इन हालात से वाकिफ नहीं है अमेरिकन जी वजीर आजम साहब, उनके वुज़रा, उनकी काबीना, हुकूमत, इन हालात का पता नहीं है, वाकिफ नहीं है, या कोई तवज्जो ही नहीं है? जो हो रहा है होने दो, कैपिटल का ये हाल है, फिर हम क्या करें कराची को, फिर हम क्या करें लाहौर को, फिर क्या करें जो देहातों गाँव में लोगों के साथ होता है। अब इस कैपिटल को आप समझें ये मंडी बहाउद्दीन है, समझें ये पिंडी भटियाँ हैं, समझें ये हाफिजाबाद है, ये इस्लामाबाद नहीं रहा। 2 शर्तें मैं हार चुका हूँ। आपको मैं बताऊँ शर्तें क्या थी। मुझे वर्ल्ड बैंक के 2-3 दोस्तों ने कहा कि इस्लामाबाद में हर चीज़ का रेट मुकर्रर है। मैंने कहा छोड़ो यार परे, वो कहते हैं नहीं ये पिछले दौरों में नहीं हुआ, आज हुआ है। और मैंने कहा छोड़ो। उन्होंने मेरे सामने टेलीफोन करके तो 2-3 CDA, इस्लामाबाद पुलिस, बाकी सारों जगहों पे कहा कि ये लगेगा तो कितना, ये लगेगा कितना, आगे से डायरेक्ट डीलिंग। तो हर चीज़ का रेट मुकर्रर है। अच्छा। जी, हर सीट का रेट मुकर्रर है। जो आपने लगना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, बुरा हाल है। उसकी वजह यह है कि आप जब आप मेरिट पे नहीं रखेंगे, जब आप जजा सजा का निज़ाम नहीं होगा, ये तो उस वक्त तक नहीं होगा। प्लीज़ अल्लाह के नाम पे इस इस्लामाबाद को बचा लें। बिल्कुल, जितने मर्जी अफसर बदलें फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा जब तक आप सिस्टम को नहीं बदलेंगे और इस्लाहात नहीं लेके आएंगे जिसके आप दावे नारे लगाकर आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।